हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी चैप्टर फर्स्ट होने वाला है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर को पूरा शुरू से अंत तक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हमने इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक है सबको चित्र के साथ बिल्कुल आसानी से बताने का प्रयास किए हैं, बिल्कुल ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। हर एक टॉपिक को हमने कवर किए हैं चित्र के साथ, फिगर के साथ। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद हमको लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई और वीडियो देखना पड़ेगा या कोई और क्लास करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग एक एक करके टॉपिक को कवर करते हैं पहला चैप्टर का भौतिकी का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रकाश, लाइट। देखिए कहता प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिए प्रकाश मतलब जो है, हम लोग जैसे कि दिन में किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोगों को जैसे आँख है, तो आँख तो देख सबसे पहले किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, आँख का ज़रूरी है, आँख रहना ज़रूरी है ना। दूसरा नंबर पे जो आता है वो प्रकाश का रहना ज़रूरी है। अब बताएगा प्रकाश का रहना क्यों ज़रूरी है, तो क्योंकि दिन में तो हमको सूरज का प्रकाश रहता है तो हम लोग कोई भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन वही जब रात में जब प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश जब नहीं होता है, तो हम लोगों को वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ जो है अपना कुछ मानव निर्मित जो प्रकाश स्रोत होता है उसका उपयोग करना पड़ता है। जैसे टॉर्च हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसका उपयोग करते हैं किसके लिए, प्रकाश को जल प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए, ताकि वो प्रकाश वस्तु पे पड़े और उसका जो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो मेरे आँख पे पड़ेगा, तब जा कर के वो वस्तु क्या होगा, हमको साफ साफ दिखाई देगा। ऐसे समझ लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पे है और कोई वस्तु यहाँ पर है, ये अंधेरा में रखा हुआ है और ये इसको दिखाई नहीं दे रहा है, और इसके हाथ में एक मान लीजिए कि ये टॉर्च लेकर के खड़े हैं। ये टॉर्च इस पर देगा और इससे इसके जो प्रकाश इस पे पड़ेगा, और प्रकाश पड़ने के बाद इसका जो प्रकाश का परावर्तन इसका आँख पे पड़ेगा, तब जा कर के ये वस्तु इसको साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो इसलिए आँख के साथ साथ हमारे को किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को भी रहना उतना ही ज़रूरी होता है जितना आँख को रहना ज़रूरी होता है ना। तो किसी कहता देखिए प्रकाश कहता प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये अंधेरे में तीनों है ना, और इसके ऊपर ये टॉर्च दे करके प्रकाश दे रहा है और ये प्रकाश इस पे पड़ता है और इससे प्रकाश इसका परावर्तन होकर इसके आँख पे पड़ता है, तब इसको ये पूरा देख पाती है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश स्रोत, जिसको लाइट सोर्स कहते हैं। कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे क्या हो गया, सूरज हो गया, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है ना। इसके बाद जलती हुई मोमबत्ती हो गया, है ना। इसके बाद बिजली का बल्ब हो गया, जलती हुई बिजली का बल्ब हो गया। जुगनू हो गया, एक कीड़ा होता है जो गर्मी के समय में बढ़ते रहता है, ये भी क्या है, प्रकाश स्रोत हो गया, इससे भी प्रकाश निकलता है, लेकिन ये कम मात्रा में निकलता है। तो प्रकाश स्रोत कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। तो ये प्रकाश स्रोत जो है सूरज का, ये प्राकृतिक हो गया और ये मोमबत्ती मानव निर्मित हो गया, क्योंकि इसको ये मानव द्वारा बनाया गया है और ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। कहता है जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूरज हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु हो गया जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलता है ना। ये सब वस्तु ऐसा जिससे प्रकाश निकलता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या उत्सर्जित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। कहता है जो वस्तु ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है
उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया आदि। तो देखिए जैसे ये कुर्सी हो गया, ये प्रकाश कभी नहीं उत्सर्जित करेगा, मतलब प्रकाश कभी नहीं इससे निकलेगा, है ना, कभी भी प्रकाश ये नहीं छोड़ सकता है। जैसे ये बुक हो गया, इससे भी कभी प्रकाश नहीं निकलता है। टेबल हो गया, टेबल से भी कोई प्रकाश नहीं निकलता है, जिसके कारण ये सब कैसा वस्तु हो गया, ये सब अप्रदीप्त वस्तु हो गया, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। देखिए जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कानून पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकृत कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए जैसे ही प्रकाश इस पे पड़ता है, जैसे ये कण हो गया, इस पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश की ऊर्जा को अपने ओर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद ये क्या होता है कि चारों ओर इसको मतलब जो है क्या करता है, विकृत कर देता है। मतलब ये चारों ओर ये कण जो क्या करता है कि इसको ऊर्जा को मतलब पकड़ के चारों ओर ये इसको फैला देता है, जिसके कारण ये कण क्या होता है, चमकने लग जाता है। और ये जितना मात्रा में इधर से प्रकाश आता है उतना मात्रा में इधर से नहीं होता है, थोड़ा ये कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग कहते हैं। प्रकाश की किरण, देखिए क्या कहता है, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, कहता है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्रकाश जैसे इससे निकलता है तो सभी सीधी रेखा में निकलता है, सरल रेखा में निकलता है। तो कहता है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये जितना भी सरल रेखा हमारा है इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। देखिए प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, कहते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, जिसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। तो चलिए हम लोग प्रकाश के किरण पुंज को समझते हैं। तो प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, प्रकाश की किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, जिसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। देखिए क्या कहता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती चली जाती है। जैसे यहाँ एक बिंदु स्रोत है और यहाँ से जो प्रकाश निकलती है वो आगे जितने जाती है उतने वो क्या होता है, फैलते चली जाती है ना। ये किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो आगे जितना आगे जाएगा उतना वो आगे क्या होता है, फैलते ही चले जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं समांतर किरण पुंज। देखिए क्या कहता है, समांतर किरण पुंज, जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम, कहता है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है ना। जैसे कि ये प्रकाश की किरण है तो ठीक इसके बराबर में नीचे एक प्रकाश की किरण है, ठीक इस तरह से ये प्रकाश की किरण है। तो एक दूसरे के ये क्या है, सभी एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल में है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम, कहता है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ जितना भी प्रकाश किरण होती है ये आ करके इस बिंदु पर मिलती है, अब मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार के अभिसारी किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, कहते हैं प्रकाश के किसी भी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। सब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये प्रकाश इधर से आ रहा है और ये कांच है, कांच पे टकराने के बाद इधर ये लौट गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या पारदर्शी पदार्थ, कहता ट्रांसपेरेंट मीडियम, कहता वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया,
पानी हो गया, हवा हो गया। तो देखिए कांच ऐसा है जिससे प्रकाश क्या होता है, आसानी से पार कर जा सकता है, या हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं जिसको हम आर पार दे सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये कांच का ग्लास हो गया, हम इसके आर पार देख सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जिसके एक साइड से दूसरे साइड प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो कांच हो गया, जैसे कांच का ये कांच हो गया। फिर ये गिलास देखिए पानी जो पूरा साफ भरा हुआ है, तो ये भी पानी क्या हो गया, इसके भी आर पार हम देख सकते हैं, इसमें भी प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया, पानी भी। अब हवा देखिए, हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो हवा भी क्या हो गया, हवा में भी प्रकाश क्या होता है, आसानी से एक पार से दूसरे पार चल जाता है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड आसानी से चल जाता है, इसलिए हवा भी क्या हो गया, पारदर्शक हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपारदर्शक पदार्थ, ओपेक मीडियम। ठीक है, कहता वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अर्थात जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो देखिए जैसे ये पत्थर है ना, इसको क्या करेंगे, इस पे जो प्रकाश देंगे तो ये इस साइड से इस साइड ये नहीं आएगा। ठीक है, प्रकाश जब भी देंगे इस साइड से, तो आगे से देंगे तो ये कभी पीछे से मतलब इसका प्रकाश नहीं निकलेगा। जैसे मान कर चलिए कुर्सी, या कुर्सी पे ही प्रकाश ऐसे देंगे तो ये पीछे नहीं निकलेगा, है ना। टेबल ही, इस पे भी प्रकाश देंगे तो इसका प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाएगा, या दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं जिसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं, उससे ही क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, देखिए कहता है पारभासी पदार्थ, जो ट्रांसलूसेंट मीडियम, कहता है वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज आदि। तो देखिए पारभासी पदार्थ को वैसा भी हम बोल सकते हैं जिसको हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, है ना, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। जैसे देखिए इसमें तेल लगा हुआ कागज है, तो इसमें जैसे हाथ जो दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो कुहासा जो लगता है, कुहासा को भी हम लोग पारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि कुहासा में भी साफ साफ दिखाई नहीं देता है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। ये घिसा हुआ कांच भी क्या है, पारभासी पदार्थ है, जो थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला, है ना। तो पारभासी पदार्थ वे होता है जिनसे प्रकाश जो है ना, एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं। किरण आरेख, देखिए प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को ही क्या कहते हैं, किरण आरेख कहा जाता है। चलिए देखिए कहता है परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कहता है प्रकाश की किरण किसी सतह पर कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तन होती है, तो उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। और इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। देखिए प्रकाश का परावर्तन जब भी होता है तो वो कुछ नियमों को फॉलो करते हुए जाता है। मान लीजिए कि प्रकाश इधर से आया तो ये कुछ कोण बना करके आया, तो इधर परावर्तन भी होगा तो वो कोण बना करके ही आएगा, है ना। ये तिरछा इधर से आया तो ये तिरछा इधर से जाएगा भी। तो जो प्रकाश की जो किरण, आपतित किरण होता है, प्रकाश का जो आपतन होता है, तो परावर्तन का बाद भी क्या होता है, उसी तरह जाता है, कुछ नियम से आता है और कुछ नियम से जाता है, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन को नियम कहते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए हमको इसको छोटे छोटे पॉइंट को बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। कहता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, कहता है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये कांच हो गया और इधर से ये प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक है, इधर से प्रकाश किरण यहाँ कांच पे पड़ रहा है, तो इसी को कहते हैं आपतित किरण। फिर देखिए कहता है आपतन बिंदु, कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि ये आपतित किरण है और ये सतह है और यहाँ पर ये टकराया, तो इसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए देखिए कहता है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, कहता है जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। कहता है जिस माध्यम से आया, मतलब माध्यम मतलब हो गया ये हवा से आया और दर्पण से टकराने के बाद फिर ये हवा में लौट गया, है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, परावर्तित
किरण कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है ना, जिस माध्यम सतह मतलब हो गया ये दर्पण का सतह आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब हवा में आया और सतह पे पड़ा, सतह पे टकराने के बाद फिर ये हवा में लौट गया, जिसको ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन मतलब परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं अभिलंब, जिसको नॉर्मल कहता है किसी समतल पर सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब जैसे सीधा होता है, देख लीजिए, जैसे ये सीधा, ये पॉइंट जो है सीधा जो खींचा हुआ ये, इसी को अभिलंब कहते हैं, जिसको नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में। कहता है आपतन कोण, कहता है कि आपतन कोण, कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब हो तो कोण बनाती है, उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। तो देखिए कोण आपतन कोण, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए फिर हम लोग समझ लेते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। चलिए देखिए इसको हम दोनों को हम लोग फिगर में समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि आपतित किरण, आने वाली एक किरण को आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ पर जो टकराता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं, और ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और ये आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जो एक कोण बनता है, जिसको कोण आई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोण आई बन रहा है, तो कोण आई, और इधर से परावर्तित किरण और ये बिंदु है ना, परावर्तित बिंदु और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, तो इसको बोलते हैं इसको देखिए, इसको आपतन कोण बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो यही हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण हो गया आपतित किरण, और ये बिंदु जो है ना, कहता है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण मतलब ये हो गया परावर्तित किरण, आपतन बिंदु ये हो गया, खींचे गया अभिलंब से जो कोण बनती है, इसके बीच जो अभिलंब यहाँ जो कोण बनता है, इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहा जाता है। चलिए देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है, और ये मोस्ट भी प्रश्न है 2026 के लिए भी, 2025 में भी, मतलब हर बार ये प्रश्न जो है पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। कहेगा प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है ना। तो चलिए हम लोग दोनों नियम को समझते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया, कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है, तो पहला यही हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा जो नियम होता है वो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए हम लोग पहला मतलब नियम को फिगर में समझ लेते हैं। देखिए कहते हैं आपतित किरण, तो आपतित किरण ये हो गया है ना, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण ये हो गया, कहता है आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु ये हो गया नीचे में है ना, पर खींचा गया अभिलंब, इस पे जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों एक ही समतल में होता है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु है ना, और इस पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, चलिए दूसरा नियम हम लोग समझ लेते हैं। कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो देख रहे हैं ये कोण आई है आपतन कोण, और ये कोण ये क्या है, कोण आर परावर्तन कोण है। तो कोण आपतन मतलब कोण आई बराबर क्या हो जाता है, कोण आर हो जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। इसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको रियल इमेज कहते हैं। दूसरा हो गया आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। पहला
वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, वास्तव में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग समझते हैं 2 नंबर का। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज, कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसमें वास्तव में मिलती थी, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब में जब प्रकाश किरण आती है किसी बिंदु पर टकराती है तो वो वास्तव में वहाँ मिलती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है ना, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए नोट में कहता है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। मतलब आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु के हमेशा हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। कहता आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में थोड़ा रखना है। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो उसका क्या सब विशेषता होता है, हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए मान ये जो है समतल दर्पण है और इधर से ये पेंट किया हुआ है ना, और इसके आगे कोई वस्तु रखा हुआ है, जैसे ये मनुष्य है, ये भी कोई वस्तु ही है। ठीक है, ये दर्पण के सामने रखा हुआ है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कहता है, पहला नंबर में कहता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब ये वस्तु जो है ये दर्पण के आगे है, तो इसका प्रतिबिंब मतलब इसका फोटो जो है, प्रतिबिंब जो है इसके दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा नंबर में देखिए क्या कहता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो ये मान के चलिए लाइन जो है नीचे में, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है या प्रधान अक्ष बोला जाता है। ठीक है, इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोला जाता है। तो प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो मतलब सीधा बनता है, और जैसे ये नीचे बनता तब ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए वस्तु जो है ये प्रधान अक्ष के ऊपर रखा है, तो प्रतिबिंब वस्तु के क्या आ गया, प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनता है, तो इसलिए प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा बनता है। फिर देखिए कहता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा यहाँ पे वस्तु होता है उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बनता है। इसलिए समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब के आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर देखिए कहता है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसे ये प्रतिबिंब है, इसको हम पार्श्विक मतलब हो गया साइड से देखने पर ये हमको कैसा दिखाई देगा, ये उल्टा दिखाई देगा, लेकिन ये वास्तव में उल्टा होता नहीं है। फिर कहता है देखिए कहता है प्रतिबिंब आभासी होता है। अब देखिए दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है तो अधिकतर प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे अधिकतर प्रतिबिंब जो भी बनेगा तो आभासी ही होता है। तो इसलिए कहता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण यहाँ पे रखा है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब इसका बनता है, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु दर्पण के आगे रखा हुआ है। ठीक है, तो आगे दर्पण के वस्तु दर्पण के आगे रखा है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो इसका आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। फिर देखिए क्या कहता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। देखिए क्या कहता है कि प्रतिबिंब वस्तु से उतना ही पीछे बनेगा जितना ये वस्तु दर्पण से आगे होगा। मान कर चलिए कि ये दर्पण है और दर्पण से ये वस्तु जो है इसका दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे तो ये भी कितना पे बनेगा,
5 सेंटीमीटर पर बनेगा, इसलिए वस्तु जितना दर्पण से आगे रहेगा इसका प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों को समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ये मतलब दर्पण वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये ऊपर बन रहा है, ये दोनों है ना, ये प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है तो इसलिए ये सीधा बन रहा है ना। ये प्रतिबिंब जो देखिए वस्तु दर्पण के जितने आगे होगा उतने ही पीछे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। वस्तु को पार्श्व देखो प्रतिबिंब को पार्श्विक या साइड से देखने पर यह उल्टा दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे होने के कारण ये आभासी बनता है ना। इसके बाद देखिए प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब जो होगा ये दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना ये वस्तु दर्पण के आगे होगा। ठीक है, जितना वस्तु दर्पण के आगे होगा उतना ही ये वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये कुछ हम लोगों का समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं थी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरे। देखिए गोलीय दर्पण एस्फेरिकल मिरर कहता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण कहता है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। सपोज दैट मान लीजिए हमने ऐसा एक दर्पण का ये ले लिए भाग, तो ये देख लीजिए ये थोड़ा मान के चलिए कर्व है, थोड़ा ये घुमा हुआ है, तो इसको यदि हम इस तरह से पूरा घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गोला ही बन जाएगा। इसलिए हम इस गोला के एक छोटा सा भाग लिए हैं। ठीक है, ये गोला का हम छोटा सा भाग लिए हैं। अब देखिए ये गोला जैसे है तो गोला में क्या होता है, यहाँ बीच में केंद्र होता है ना, इसको पूरा मिला देंगे तो ये व्यास हो जाएगा। लेकिन यही दर्पण में ये केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये दर्पण हमने लिए हैं तो दर्पण के जो ये बीच वाला पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं, मतलब ध्रुव बोला जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है जो दर्पण के बीचों बीच होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बताए हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण कौन क्या मिरर, दूसरा आता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कहता है खोखले गोले के एक टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, कहता है खोखले गोले के एक टुकड़े, मान लीजिए कि ये खोखले गोले के एक टुकड़े हो गया। कहता है खोखले गोले के एक टुकड़े की बाहरी बाहर मतलब ये हो गया है ना, इस सतह को रजित मतलब हो गया पेंट करने से। तो खोखले गोले के एक टुकड़े को बाहर से यदि पेंट कर देंगे तो यही कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। यदि इसी को हम लोग इसी खोखले गोले के टुकड़े को अंदर से पेंट कर देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि खोखले गोले के एक टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण में भी देख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर, कहता है खोखले गोले के एक टुकड़े की भीतरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है। मतलब इधर से पेंट करेंगे तो ये क्या बनेगा, अवतल दर्पण प्राप्त होगा। चलिए देखिए, कहता है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। ध्रुव जिसको पोल कहते हैं, कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, कहता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, जैसे मान कर चलिए कि ये दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण के जैसे ये दर्पण है और ये इधर से पेंट किया हुआ है, इसके जो ये बीच वाला पॉइंट होता है, बीच का जो बिंदु होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग कैसे क्या से सूचित करते हैं, P से सूचित किया जाता है इसे। ठीक है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं वक्रता तिर्जिया है ना, वक्रता तिर्जिया समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता तिर्जिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्रों को दर्पण का वक्रता तिर्जिया कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे वक्रता तिर्जिया यहाँ दो बार हो गया है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। ठीक है,
यहाँ वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया यहाँ पे। देखिए कहता वक्रता कहता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्रों को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। हमने पहले भी बता दिया है। जैसे मान कर चलिए कि ये गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा हो गया है ना, और इस तरह से यदि इसको पूरा घुमा देंगे तो इसमें जैसे कि यहाँ बीच में जो पॉइंट होगा इसको सी बोला जाता है, और ये वृत्त के जैसे खोखले गोले हैं तो इसके लिए क्या हो गया, मतलब केंद्र हो गया। लेकिन ये दर्पण के लिए वक्रता केंद्र हो गया, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। कहता वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहता गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए कहता गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से दर्पण दिया गया है, मतलब कि चलिए कि जैसे कि यहाँ पर एक दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण है ना, इस तरह से यहाँ पर ये जैसे ये P हो गया और यहाँ पे ये C हो गया और यहाँ पर ये F हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और P से ध्रुव हो गया। तो देखिए वक्रता केंद्र से ध्रुव के जो बीच का दूरी होता है इसे ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे बड़ा आर से सूचित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए कहता है कि जैसे ये दर्पण हो गया है ना, तो दर्पण कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु है सी जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और दर्पण के जो बीच वाला बिंदु होता है इसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग। कहता है अवतल दर्पण पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा व सीधा बनने के कारण इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है ना। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा नंबर में है कान, नाक व गले की जांच के लिए यह डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग समझ रहे हैं। तो पहला जो होता है वो सैलून में होता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है ना, हजामती के रूप में किया जाता है। और दूसरा हो गया कि नाक, कान, गले जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है ना। दूसरा है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सोलर कुकर हो गया और इसमें अवतल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, और इसमें जो है सोलर कुकर में कुछ मान के चलिए कि खाना जैसे पकता है, बनता है, भोजन तैयार होता है, तो इसके जो सोलर कुकर का जो ये प्लेट होता है यहाँ पे ये अवतल दर्पण इसमें लगा होता है। फिर चलिए अगला हम समझते हैं। कहता वाहनों के अग्रद्वीप में, टॉर्च में, सर्च लाइट में। देखिए वाहनों का अग्रद्वीप मतलब हो गया ये हेडलाइट। ठीक है, वाहनों का जो हेडलाइट हो गया, टॉर्च का जो आगे वाला लाइट हो गया, ये सर्च लाइट हो गया। इस समय में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरी बात है आगे है देखिए सौर भट्टियों में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सौर भट्टियों में मान के चलिए कि बहुत दूर में इसमें सोलर प्लेट को बिछा दिया जाता है, और सभी सोलर प्लेट में क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, है ना। जैसे ये गाड़ी है, 4 चक्का है, तो इसके साइड में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे ये बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो इसके भी दर्पण लगा रहता है, तो इसमें भी ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। फिर देखिए आगे क्या कहता है सड़क, बाजार और गलियों में स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं ये हो गया और इसमें ये हो गया, ये से में कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये उत्तल दर्पण इसमें लगा रहता है। तो ये हम लोगों का अवतल। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट।
तो देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की जो बनावट होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम दर्पण के दो प्रकार पढ़े हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों में हम दोनों दर्पण में किरण आरेखों की बनावट को समझेंगे, अवतल में भी और उत्तल में भी, दोनों में इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए हम लोग किरण आरेखों की बनावट को समझते हैं। कहता है जब आपतित किरण प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर हो, है ना, जैसे ये प्रधान अक्ष हो गया और ये आपतित किरण हो गया जो सीधा दर्पण पे जा रहे हैं। ठीक है, कहता है कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, कहते हैं अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए प्रधान अक्ष हो गया और प्रधान अक्ष के समांतर आते प्रकाश की किरण दर्पण से पड़ने के बाद ये फोकस से होकर के लौट जाती है ना। यही है प्रकाश के किरण आरेखों की बनावट, जो पहला होता है ये हो गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कहता है जब आपतित किरण फोकस की दिशा में हो, ठीक है, कहता है देखिए अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है और दर्पण पे टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद ये मुख फोकस से होकर के मतलब मुख अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, कहता है जब आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो, मतलब जब प्रकाश की किरण सी से होकर के आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद सी से होकर के लौट जाएगा। मतलब कहता है वक्रता दर्पण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए जब कहता है जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो, कहता है अवतल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस कोण से आती है उसी कोण से लौट जाती है। जैसे मान कर चलिए यहाँ पे ये प्रधान अक्ष हो गया, है ना, ये प्रकाश की किरण आ रहा है कोण बना करके सीधा ध्रुव पे पड़ता है तो यहाँ पे कोण बन जाता है। प्रधान अक्ष और ये आपतित किरण के बीच में क्या होता है, कोण बन जाता है। और यहाँ पे जैसे ध्रुव पे पोल पे यहाँ पे दर्पण पे पड़ता है ध्रुव के सामने, तो ये कोण बना करके ये निकल जाता है। तो ये जिस कोण से निकल आता है उसी कोण से ये यहाँ पे परावर्तन हो जाएगा। तो यही है हम लोगों का अवतल दर्पण में किरण आरेखों की बनावट, जो कि 4 प्रकार से किरण इस पे आते हैं। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, तो हमने अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण के किरण आरेखों की बनावट पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। तो देखिए कहता है जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, कहता है उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है ना। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जैसे ये प्रकाश किरण इधर से आया और ये पढ़ने के बाद इधर लौट गया, तो इसको यदि ऐसे डॉट डॉट में मिलाया तो ये वास्तव में मिला नहीं, बल्कि ये फोकस से होकर जाना मतलब जाते हुए प्रतीत हुआ है। ठीक है, तो ये था। फिर दूसरा हम देखिए क्या कहते हैं, जब आपतित किरण फोकस की दिशा में हो, ठीक है, जब ये आपतित किरण किस में हो, फोकस की दिशा में हो, तो कहता है जब उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है ना। जैसे ये आपतित किरण इधर से आ रही है, फोकस की दिशा में आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद ये मुख अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक है, इधर से ये आया और ये मुख अक्ष के समांतर निकल गई। कहता है जब आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में हो, ठीक है, वक्रता केंद्र यहाँ हो गया और इसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का इधर होता है, उल्टा होता है ना। तो कहता है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौटती हुई प्रतीत होती है ना। ये डॉट डॉट से मिलाया गया क्योंकि ये वास्तव में मिलती नहीं है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसलिए इसको डॉट डॉट में मिलाया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए परावर्तन किस साइड से होता है। अब जैसे कि यहाँ मान के चलिए दर्पण है और इधर से ये पेंट किया हुआ है,
तो पेंट किया हुआ है तो प्रकाश इधर से आएगा तो इधर से इसका परावर्तन होगा कि नहीं होगा? इधर से तो नहीं होगा, क्योंकि इधर से तो पेंट किया हुआ है और प्रकाश की किरण किधर से इधर से आ रहा है और इधर पेंट किया हुआ नहीं है, तो इधर से इसका परावर्तन हो जाएगा। लेकिन इधर से प्रकाश आएगा तो इसका परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये इधर पेंट किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि अनुभव कर किया जाएगा कि नहीं, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होता है, वास्तव में मिलता नहीं है, क्योंकि इधर से तो पेंट किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ अनुमान ही किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें भी देखिए, यहाँ से जो है दर्पण जो है इधर से पेंट किया हुआ है ना, इधर से प्रकाश आता है लेकिन ये इधरे परावर्तन हो जाता है, जिसके चलते इसमें देखिए इसका जो है ये दर्पण के पीछे बनता है ना। तो दर्पण के पीछे जो है वास्तविक बनता है, अति आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। इसलिए कहता है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौटती हुई प्रतीत होती है। देखिए क्या कहता है, जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो, जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो, कहता है उत्तल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस कोण से आती है उसी कोण से लौट जाती है ना। जैसे कि ये दर्पण से इधर से आया और ये इसी कोण से लौट गया है ना, ये कोण बना करके आया और कोण बना करके लौट गया। तो ये था हम लोगों के लिए उत्तल दर्पण के लिए कुछ किरण आरेखों की बनावट। चलिए हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। ये तो हमने पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण के सामने, तो किस तरह से उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, हम लोग इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहला कंडीशन होता है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, है ना। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे दर्पण के, तो उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के बारे में जानेंगे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, है ना। तो देखिए जब वस्तु, जैसे यहाँ देखिए मतलब P जो है ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ये मान के चलिए ये आदमी जो है ये वस्तु है ना। तो पहले वस्तु कहाँ रखा गया है, तो ये फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया। तो देखिए ये इसका जो प्रतिबिंब बनता है तो ये देखिए कितना बड़ा बनता है। जो आदमी यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए ये दर्पण के आगे दिखाई दे रहा है कि दर्पण के पीछे दिखाई दे रहा है? ये तो दर्पण के पीछे दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरी बात ये देखिए प्रधान अक्ष हो गया, तो ये आदमी जो है यहाँ पे वस्तु जो है ये दर्पण के ऊपर खड़ा है। तो ये बड़ा आदमी दर्पण के नीचे है कि ऊपर है, ये भी तो ऊपर ही है ना। तो चलिए इसको समझिए। फिर देखिए तो ये हो गया। अब फिर देखिए दर्पण के पीछे हो गया, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या कहता है, कहता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। हमने पहले भी बता चुके हैं कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है, क्योंकि ये वस्तु है दर्पण के आगे रखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। तो इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा। लेकिन ये मुख्य अक्ष देखिए ये प्रधान अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब ही ऊपर भी बनता है, तो ये इसलिए सीधा होगा। मतलब ये दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो ये सीधा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे देखने से ही पता चलता है, ये आदमी यहाँ छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, तो ये वस्तु से क्या बना, बड़ा बना, बहुत बड़ा बना, है ना, वस्तु से बड़ा होगा। कहता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। अब वस्तु जो है दर्पण के आगे है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किस स्थिति में, जब इसको रखेंगे कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। इसके अपेक्षा पर ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे वस्तु मान के चलिए यहाँ फोकस है, यहाँ पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि अब देखिए इसका दो प्रतिबिंब बनता है, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे इधर से प्रकाश गया तो इधर आ रहा है, और इधर से भी प्रकाश गया तो ये इधर आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। तो दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही प्रतिबिंब बनता है। और देखिए ये जो पीछे जा रहा है, तो ये देखिए मुख अक्ष के क्या है, ऊपर है कि नीचे आ रहे हैं, तो ये नीचे है, इसलिए ये उल्टा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। देखिए क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, क्योंकि समांतर ये जो है दोनों किरण आरेख की जो बनावट हो रहा है ये समांतर हो रहा है। तो समांतर जो हो रहा है तो ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पे बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये मुख अक्ष के नीचे बनता है तो इसलिए ये उल्टा होगा, और ये क्या होगा, दर्पण के आगे बनता है तो इसलिए वास्तविक होगा। ठीक है, कब, जब वस्तु फोकस पे रखा जाएगा तब। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, अब वस्तु धीरे धीरे क्या हो गया कि दर्पण से थोड़ा दूर हटते जा रहा है। कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र हो गया C है ना, और फोकस हो गया F, और ये दोनों के बीच में है ना, जब वस्तु दोनों के बीच में है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो हमने बता दिए दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक ही होगा। और ये प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है कि नीचे, तो देखिए इसका जो है प्रकाश किरण जैसे इधर से काटा तो इधर गया, और एगो इधर से गया तो एगो इधर आया, तो ये यहाँ पे कटता है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो बनता है इसका प्रतिबिंब देखिए फोकस के सामने बनता है, सॉरी ये जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो ये देखिए वस्तु यहाँ पर ये छोटा दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये देखिए वस्तु ऊपर की ओर दिखा रहा है, यहाँ वस्तु किधर दिखा रहा है, नीचे की ओर दिखा रहा है, और ये दर्पण से क्या है, आगे है। तो इसलिए ये मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के जो नीचे वाला होगा तो उल्टा होता है, ऊपर वाला सीधा होता है, दर्पण के आगे है तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, यार वस्तु से ये बड़ा बनता है, छोटा बनता है, तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। तो वही कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा दिखाई दे रहा है तो बड़ा ही होगा, है ना। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, तो हमने बता दिया कि प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनेगा यहाँ पे, है ना। चलिए देखिए, कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे वस्तु है, जैसे ये वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ पे वस्तु को रखा गया है ना, वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा गया। तो कहता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। जैसे यहाँ से एक प्रकाश की किरण को गुजारा तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरा, फिर इसी से एक और प्रकाश की किरण लिया और ऐप से होकर के गुजारा तो ये मुख अक्ष के समांतर लौटा, तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरण यहाँ कट जाता है। तो इसलिए प्रतिबिंब जो है ठीक वस्तु के नीचे ही बनता है ना। जहाँ पे प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु के नीचे प्रतिबिंब बना और वस्तु यहाँ ऊपर रखा है, तो ठीक वस्तु के नीचे ही बनता है। अब देखिए प्रधान अक्ष के क्या है, नीचे है ना, तो उल्टा बनेगा। ये दर्पण के आगे है ना, तो वास्तविक ही होगा। कहता प्रतिबिंब देखिए अब दोनों का आकार कैसा दिखाई देता है, ये दोनों आकार में बड़ा छोटा दिखाई देता है कि बराबर दिखाई देता है, तो ये दोनों आकार में बराबर ही दिखाई देता है। फिर कहता है देखिए, तो देखिए इसका क्या कहता है कि जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, तो है ना, दर्पण के आगे बनता है ये दोनों, तो वास्तविक ही होगा। ये मुख अक्ष के समांतर है, मतलब नीचे है, तो ये उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, जितना बड़ा ये प्रतिबिंब ऊपर रखा है उतना बड़ा ये नीचे भी है, तो दोनों का साइज में क्या हो गया, बराबर हो गया। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, मतलब जहाँ पे हमने वस्तु को रखे वक्रता केंद्र पर वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो बिहार बोर्ड में कितना बार यही पूछा जाता है कि कहाँ पे वस्तु को रखेंगे कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब
प्राप्त होगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं 5 का। कहता है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, है ना। जब वस्तु अब कहाँ पर है? कहता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, इससे पहले वस्तु कहाँ था? सी पे था, अब सी से ये हट करके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गया। ठीक है, तो देखिए ये तो दर्पण से आगे आ गया, तो इसलिए इसका वास्तविक होगा। तो इसका देखिए प्रतिबिंब यहाँ बनता है। ठीक है, सी और एफ के बीच बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। तो यहाँ पर जो ये वस्तु रखा है तो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए देखिए, कहता है जब वस्तु, तो कहता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। दर्पण से आ गया तो वास्तविक ही होगा, और ये मुख अक्ष के नीचे बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसलिए उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, है ना। वस्तु से देख रहा है कि यहाँ पे ये वस्तु बड़ा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये दोनों के बीच में हो गया। चलिए आगे देखिए, कहता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मान कर चलिए ये अनंत हो गया, है ना। जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, यहाँ पे वस्तु स्थित है, तो यहाँ से यदि प्रकाश को गुजारा गया तो एगो फोकस से होकर गया तो मुख अक्ष के समांतर लौट आया, एक सी से होकर गया तो सी से होकर की लौट आया। तो इस स्थिति में देखो प्रतिबिंब तो वैसे बनेगा, दर्पण के आगे ही बनता है, तो वास्तविक ही होगा। कहता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, है ना, क्योंकि यह मुख अक्ष के समांतर, मतलब मुख अक्ष के नीचे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, है ना। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनता है। ठीक है, जैसे ये वस्तु हो गया ये, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो कहता है कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, है ना। ये वस्तु इतना बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये फोकस है ना, इसी पे बनता है ये प्रतिबिंब। ये तीर का चिन्ह जो है ये प्रतिबिंब है, मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब को दिखा रहा है। तो प्रतिबिंब क्या हो गया? तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा बना, प्रतिबिंब फोकस पर बना। ठीक है, तो ये था हम लोगों को अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति। तो उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब हमने पढ़े। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो देखिए पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब क्या होगा? तो देखिए पहला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है अवतल दर्पण का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी, वास्तविक और सीधा होता था, तो इसमें क्या हो गया? आभासी और सीधा बना पहला कंडीशन में। दूसरा में प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ही बनेगा प्रतिबिंब। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कहता है जब वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु यहाँ पर स्थित है ना। कहता है जब वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, तो ये जैसे ध्रुव हो गया और ये अनंत हो गया, इधर अनंत हो गया, तो अनंत और ध्रुव के बीच जब वस्तु स्थित है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वस्तु स्थित है, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यहाँ से दो प्रकाश लिया तो एक इधर आया तो एक उधर चला गया, और ये इधर से सी से होकर के गया तो सी से होकर के लौटा। तो देखिए क्या कहता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। प्रकाश इधर से आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी। ये मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है तो इसलिए सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से देखिए आप बताइए कि ये प्रतिबिंब है, ये यहाँ पे रखा हुआ और यह इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो ये वस्तु की अपेक्षा ये प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जैसे ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया। ठीक है, ऐप हो गया फोकस, तो ध्रुव और पी के ऐप के बीच में जो है प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी।
तो देखिए बाईं ओर ये हो गया बाईं ओर दर्पण के बाईं ओर ये हो गया दाईं ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर जो है दाईं ओर बाईं ओर में ऊपर की ओर जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक होती है। और नीचे की ओर जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है। बाईं ओर वही मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण में देखिए आपतित ऋणात्मक, मतलब ये जो ऊपर वाला जो ये हो गया आपतित प्रकाश वस्तु, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के धनात्मक हो गया, है ना, ये ऋणात्मक हो गया। मतलब ये दर्पण के ऊपर वाला भाग धनात्मक हो गया, नीचे वाला भाग ऋणात्मक हो गया। चलिए दर्पण में हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं। कहता है कि दर्पण में वस्तु दूरी को यू कहते हैं, जिसको ये जो निगेटिव ली जाती है, ठीक है। फोकस दूरी आप होता है जिसको भी निगेटिव ही लिया जाता है अवतल दर्पण में। वस्तु ऊंचाई एच हो गया जिसको पॉजिटिव में लिया जाता है अवतल दर्पण में। वक्रता त्रिज्या आर हो गया जिसको निगेटिव में लिया जाता है। देखिए प्रतिबिंब जब वास्तविक और उल्टा होगा तब कैसा होगा इसका। तो देखिए प्रतिबिंब जब वास्तविक और उल्टा होगा तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को जो दूरी होगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब ऊंचाई जो हो जाएगा वो भी निगेटिव होगा। देखिए जब प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा तब प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव लिया जाता है ना। तब प्रतिबिंब ऊंचाई भी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ये अवतल दर्पण के लिए हमने बताए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए उत्तल दर्पण के लिए। कहता उत्तल दर्पण के लिए वस्तु दूरी u मतलब निगेटिव ली जाती है, फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है, वस्तु ऊंचाई पॉजिटिव ली जाती है, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव ली जाती है, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव ली जाती है, प्रतिबिंब ऊंचाई पॉजिटिव ली जाती है। तो मतलब ये हो गया कि उत्तल दर्पण में सभी पॉजिटिव ली जाती है। दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला। कहता गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है जिसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र जो है बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में इसको सिद्ध करके हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए इसमें हमको मतलब प्रूव्ड नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग अगले सेपरेट वीडियो इसके लिए अलग से बनाएंगे जिसमें कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग सिर्फ दर्पण सूत्र के बारे में जान लीजिए। तो कहता है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी आपके बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जा सकता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र हो गया 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। चलिए हम लोग आवर्धन समझते हैं, मैग्निफिकेशन। कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। तो आवर्धन का सूत्र हो गया प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। मतलब ऐसे भी बोल सकता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। ये भी हम लोग अगले ही मतलब जो है पार्ट में इसको सिद्ध करेंगे। तो इसका हम लोग फिलहाल सूत्र को जान लेते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो कहता है सिद्ध करे कि, देखिए कहता है सिद्ध करे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फोकस दूरी हो गया और ये वक्रता त्रिज्या हो गया बटे 2 हो गया। तो मतलब ये आधी होता है कि नहीं होता है, मतलब f बराबर r/2 को सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए भी हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ इसी को हम लोग सिद्ध करके देखेंगे कि सिद्ध करना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कि नहीं।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग से एक भी टॉपिक इसमें मिस नहीं किए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न उत्तर होगा तो उसको आप लोग सही से इसका समुचित उत्तर दे पाइएगा। तो यदि वीडियो आप लोगों का थोड़ा भी वीडियो से मदद मिला होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज हम वीडियो लेकर के आते ही रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों को जब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।